वेलकम टू स्टडी गो विजीनत। आज इस वीडियो में हम सीआरपीसी का चैप्टर 24 डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में सेक्शन 300 से लेकर 327 तक इंक्वायरी एंड ट्रायल के बारे में कुछ जनरल चीजें बताई गई हैं, जिनको हम इसलिए कह रहे हैं कि ये इंक्वायरी और ट्रायल के जनरल प्रोविजन है और ये सेक्शंस में जो प्रोविजंस हैं प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए इन सेक्शंस को ध्यान से आपने पढ़ना है। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का सेक्शन 300 कवर कर लिया था और सेक्शन 300 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में दे रखा है सेक्शन 338, जो बिल्कुल सीआरपीसी के सेक्शन 300 की तरह ही है। कंटेंट में कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज चेप दिया इन्होंने। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि सीआरपीसी के चैप्टर 24 में जो दे रखे हैं सेक्शन 300 से लेकर 327 तक के प्रोविजन, वो आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में चैप्टर 27 के रूप में सेक्शन 338 से लेकर 366 तक के प्रोविजंस में देखने को मिलेंगे। तो जो भी मतलब दोनों को कंपेयर करके अगर देखा जाए कि क्या डिफरेंस है, क्या नई चीजें ऐड की गई हैं, तो वो आज की वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि दिमाग की दही हो जाएगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी हो जाएगी क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत लंबा जाने वाला है। तो इसीलिए मैं पता क्या करूंगी, जो जो नई चीजें इन सेक्शंस में आपको देखने को मिलेगी वो मैंने हाईलाइट कर दी है। तो जो हाईलाइट की हुई हैं इनके स्क्रीनशॉट मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत, वहां पर मैं शेयर कर दूंगी। उससे आप देख लेना कि क्या क्या कंटेंट में बदलाव है, तो वो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मुझे एक फेवर चाहिए कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि वीडियो कैसा लगा। कुछ भी मतलब लिखा करो कमेंट सेक्शन में, बट एटलीस्ट कमेंट सेक्शन भर दिया करो। आईपीसी एंड सीआरपीसी ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है इनके पीडीएफ नोट अवेलेबल है। अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस करने के लिए या तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। जब आप मुझे मैसेज करेंगे या फिर मेल करेंगे मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगी इन सभी के बारे में जो भी आपने परचेस करने के लिए मुझे मेल या मैसेज किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेक्शन 301 ऑफ सीआरपीसी कहता है ये कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि पीपी या फिर असिस्टेंट पीपी, इनमें से किसी को भी अगर किसी मामले का चार्ज है मिला हुआ तो ये उस मामले की इंक्वायरी, ट्रायल या अपील, इनमें से किसी भी प्रोसीडिंग में किसी भी कोर्ट के समक्ष अपीयर हो सकते हैं, प्लीड कर सकते हैं बिना किसी रिटर्न अथॉरिटी के। राइटिंग में कोई अथॉरिटी लेने की इनको जरूरत नहीं होती है। जो पीपी है इसके बारे में हम सीआरपीसी के सेक्शन 2U में पढ़ते हैं कि पीपी का मतलब होता है उस पर्सन से जिसको सेक्शन 24 में अपॉइंट किया जाता है और इसमें वो भी इंक्लूड होता है जो कि पीपी के डायरेक्शन के अधीन रहते हुए एक्ट कर रहा होता है। तो सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी का आप देखेंगे जहां पर आपको पता चलेगा कि कौन पीपी को अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, पीपी के रूप में अपॉइंट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो एक बार आपने सेक्शन 24 देखना है जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। वही जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके लिए दे रखा है सेक्शन 25। तो ये दोनों सेक्शन आपने जल्द से जाके एक बार सुपरफिशियली अपनी निगाहों से निकाल लेना है। ये मेरे एक दोस्त का डायलॉग है। तो जल्दी से इन दोनों सेक्शन को सरसरी निगाहों से निकाल दो, सुपरफिशियली एक बार देख लो सीआरपीसी में जाके, और तब तक के लिए वीडियो को कर दो पॉज। तो अब हम चलते हैं सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि इस तरह के किसी भी मामले में कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल किसी को कोर्ट में प्रोसिक्यूट करने के लिए प्लीडर हायर कर सकता है। नए वाले सीआरपीसी में आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा एडवोकेट, और उस मामले का चार्ज जिस भी पीपी या असिस्टेंट पीपी के पास है वो उसका प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करेंगे, और जो प्लीडर यहाँ पर हायर किया गया होगा वो उस पीपी या असिस्टेंट पीपी के डायरेक्शन के तहत रहते हुए एक्ट करेगा। और सेक्शन 2U सीआरपीसी का क्या कहता है कि जो भी पर्सन पीपी के डायरेक्शन के अधीन रहते हुए एक्ट करता है उसको भी पीपी में इंक्लूड मानते हैं। और जो प्लीडर यहाँ पर हायर किया गया है वो क्या कर सकता है, कोर्ट की परमिशन से जब मामले में एविडेंस हो जाएंगे क्लोज, रिटन आर्ग्यूमेंट सबमिट कर सकता है। जब एविडेंस हो जाते हैं क्लोज तब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना पार्टी के, तो वो यहाँ पे रिटन आर्ग्यूमेंट सबमिट कर सकता है कोर्ट की परमिशन से, ये प्लीडर। सेक्शन 302 ऑफ सीआरपीसी में कह रहे हैं कि कोई भी मजिस्ट्रेट किसी मामले की अगर इंक्वायरी कर रहा है या ट्रायल कर रहा है तो उसमें ना वो क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन को प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने की परमिशन दे सकता है। बट जिसको वो ये परमिशन देगा वो व्यक्ति
ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए जो कि इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का हो, और वो ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए जो कि जिस मामले में प्रोसिक्यूट करना है उस मामले के ऑफेंस के संबंध में चली इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट लिया हो। तो कुल मिलाकर बात है यहाँ पर ये कि कोई भी पर्सन अगर प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करना चाहता है तो यहाँ पर उसको लेनी पड़ेगी परमिशन, बट इस तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है एडवोकेट जनरल को, गवर्नमेंट एडवोकेट को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। और कोई भी पर्सन अगर प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट कर रहा है तो वो ये चीज खुद कर सकता है पर्सनली, या फिर किसी प्लीडर से करवा सकता है। सेक्शन 303 ऑफ सीआरपीसी कहता है ये कि कोई भी पर्सन अगर किसी क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष किसी ऑफेंस का एक्यूज है या फिर सीआरपीसी के तहत उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुई है, तो उस पर्सन को राइट है कि वो अपने चॉइस के लीडर से खुद को डिफेंड कर सकता है। और सिमिलरली फंडामेंटल राइट हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 20 के क्लोज 1 में। सेक्शन 304 ऑफ सीआरपीसी में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A का मिलेगा रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी फ्री लीगल एड की बात की गई है। तो यहाँ पर आपने एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जिन भी सेक्शन के आगे ना मैंने स्टार लगाया हुआ है उन सेक्शंस की हेडिंग प्रीलिम्स में पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखो सेक्शन 304 में सबसे पहले सबसेक्शन 1 में ना कह रहे हैं कोर्ट ऑफ सेशन के लिए। अगर कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल चल रहा है और वहां पे कोर्ट ये पाती है कि जो एक्यूज है उसको तो कोई प्लीडर रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है और एक्यूज के पास सफिशिएंट मीन्स ही नहीं है जिसके कारण वो प्लीडर इंगेज ही नहीं कर पा रहा है, तो जो कोर्ट है वो स्टेट के एक्सपेंस पे एक्यूज को डिफेंस करने के लिए प्लीडर असाइन करेगी। और ऐसे प्लीडर को सिलेक्ट करने का क्या मोड होगा, ऐसे प्लीडर्स को क्या फैसिलिटीज, क्या फीस दी जाएगी, और सेक्शन 304 के सबसेक्शन 1 में जो फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसको अचीव करने के लिए जो भी अदर प्रोविजंस होने चाहिए। तो ये जो चीजें मैंने बताई इन चीजों के संबंध में हाई कोर्ट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल लेकर रूल्स बना सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में बाकी कोर्ट्स के ऊपर सेक्शन 300 के सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 की जो एप्लीकेशन है नोटिफिकेशन पास करके और ये स्पेसिफाई करके कि कब से ये चीज इफेक्टिव होगी, इन सबसेक्शंस की एप्लीकेशन बाकी कोर्ट पे स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है। तो सबसेक्शन 1 में तो हम पढ़ रहे थे सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में कि कोर्ट ऑफ सेशन में अगर ये चीज हो रही है तो तब फ्री लीगल एड दी जा रही है एक्यूज को, बट ये चीज बाकी कोर्ट में एक्सटेंड हो सकती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन पास करके। और फ्री लीगल एड का जो राइट यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे कि ये डीपीएसपी है आपका आर्टिकल 39A के तहत, जिसमें स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन डाली गई है कि स्टेट क्या करे, सुटेबल लेजिस्लेशन बनाए फ्री लीगल एड को प्रोवाइड करने के। तो ये जो फ्री लीगल एड का राइट दिया जा रहा है, इस राइट को आर्टिकल 21 में इंक्लूसिव माना गया फंडामेंटल राइट के रूप में। किस केस में? हुसनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इन दोनों केस में। वहीं हीरामन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये कहा गया कि अगर गरीब पर्सन को प्लीडर, काउंसिल वगैरह जो होता है वो इंगेज करने से स्टेट के एक्सपेंस पे डिनाई किया जाता है और इस तरीके से उसको बिना वकील के रिप्रेजेंट होने दिया जाता है, तो ये चीज मानी जाएगी कि जस्टिस का डिनाइल किया आपने और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अगेंस्ट होगी। तो ये कुछ केसेस है जो आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपका सेक्शन 304 होता है सीआरपीसी का कंप्लीट। सेक्शन 305 इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हेडिंग आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पर कॉर्पोरेशन और जो रजिस्टर्ड सोसाइटी होती हैं अगर वो एक्यूज होती हैं तो तब क्या प्रोसीजर लिया जाता है वो बताया गया, कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कब और किसके द्वारा अकम्प्लिस को पार्डन दिया जा सकता है। तो इसके बारे में सेक्शन 306 से कहानी शुरू होती है और खत्म होती है सेक्शन 308 पर। तो सेक्शन 306 क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर सपोज किया जा रहा है कि ये तो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो ऑफेंस हुआ है ना उसमें इन्वॉल्व था, तो ऐसे पर्सन से एविडेंस लेने के ऑब्जेक्टिव से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कब? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या फिर ट्रायल, इनमें से
किसी भी स्टेज पर। वहीं जेएम फर्स्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी या ट्रायल, इनमें से किसी स्टेज पर। यहाँ पर ये दोनों तो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर भी ये चीज कर सकते हैं, बट जो जेएम फर्स्ट क्लास है वो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर ये चीज नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं इंक्वायरी या ट्रायल, इन दोनों में से किसी भी स्टेज पर। क्या कर सकते हैं? उस पर्सन को पार्डन दे सकते हैं इस कंडीशन पे कि वो पूरी सच्चाई बताएगा मामले की, कि किन परिस्थितियों में किसने ऑफेंस किया, ऑफेंस से रिलेटेड जो भी चीजें उसे पता है, कौन कौन शामिल थे, कौन प्रिंसिपल की तरह शामिल था, कौन अबैटर की तरह शामिल था उस ऑफेंस के कमीशन में, इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन बताएगा। ऐसे व्यक्ति को पार्डन कर सकते हैं। कौन? सीजीएम या एमएम, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान या फिर ट्रायल के दौरान। वहीं जेएम फर्स्ट क्लास कब कब? इंक्वायरी में या फिर ट्रायल के दौरान। और ये सेक्शन जो टेंडर पार्डन वाला है ये अप्लाई होता है ऐसे किसी ऑफेंस के ऊपर जो कि एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल बता रखा है, आपके फर्स्ट शेड्यूल में जाके देखो कौन कौन से ऐसे ऑफेंस है जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है बाय द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज जो कि अपॉइंट किए गए हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 के तहत। और कोई भी ऑफेंस जो उतने कारावास के लिए पनिशेबल है जो 7 साल तक का हो सकता है या उससे सिवियर सेंटेंस के लिए पनिशेबल हो सकता है। तो ऐसे मामलों में ही अकम्प्लिस को पार्डन दिया जाता है ताकि फुल इंफॉर्मेशन उससे निकलवाई जा सके। अब प्रोसीजर क्या है पार्डन ग्रांट करने का? तो हर एक मजिस्ट्रेट जो कि पार्डन कर रहा है सबसेक्शन 1 के तहत, वो क्या करेगा? वो बताएगा आखिर वो ये चीज क्यों कर रहा है, और जिसको उसने बोला है कि मैं आपको वायदा माफ गवाह बनाना चाहता हूं, क्या उसने एक्सेप्ट कर ली ये चीज या नहीं करी? क्या वो वायदा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गया या नहीं हुआ? और अगर एक्यूज एप्लीकेशन करता है तो जो चीजें यहां पर रिकॉर्ड की जा रही हैं उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दी जाएगी। और जो भी व्यक्ति यहां पर वायदा माफ गवाह बन रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है टेंडर ऑफ पार्डन, लाइक सीजीएम ने कहा कि भाई तुमको वायदा माफ गवाह बनाया जा रहा है, क्या आप तैयार हो बनने के लिए? वो एक्सेप्ट कर लिया, बन गया वायदा माफ गवाह। तो अब उसको ना प्रोसिक्यूशन के विटनेस के रूप में एग्जामिन किया जाएगा, क्योंकि अब वो बन गया है प्रोसिक्यूशन का विटनेस। और अगर उसको बेल पर नहीं छोड़ा हुआ है तो तब जब तक कि ट्रायल टर्मिनेट नहीं हो जाता है तब तक उसको कस्टडी में डिटेन किया जाएगा। और जब उसको एग्जामिन कर लिया गया सबसेक्शन 4 के तहत जो वायदा माफ गवाह बना, तब क्या? तब सबसेक्शन 5 में कह रहे हैं कि जो मजिस्ट्रेट मामले का कॉग्निजेंस लिया है बिना आगे फर्दर इंक्वायरी किए, अगर मामले का कॉग्निजेंस लेने वाला मजिस्ट्रेट है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर जो ऑफेंस है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो तब इन दोनों में से कोई भी अगर परिस्थिति है तो जो मजिस्ट्रेट मामले का कॉग्निजेंस लिया है वो क्या करेगा? ट्रायल को कमिट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन में। वहीं अगर जो ऑफेंस है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है बाय द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज जिनको अपॉइंट किया जाता है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 के तहत, तो तब जो मामला है वो कमिट किया जाएगा उस कोर्ट ऑफ स्पेशल जज को ट्रायल के लिए। वहीं अगर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन नहीं है तो तब क्या किया जाएगा? बाकी मामलों में मेकओवर कर दिया जाएगा केस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जो खुद उस मामले को फिर करेगा ट्राई। अब सवाल ये आता है कि मामला कमिट होकर गया कोर्ट में, तो जिस कोर्ट में कमिट होकर गया है मामला वो कोर्ट भी कर सकती है क्या टेंडर ऑफ पार्डन? तो इसका आंसर करता है सेक्शन 307 कि हाँ वो कोर्ट कर सकती है, बट जजमेंट पास करने से पहले। किसी भी टाइम जब मामला उसको कमिट हुआ उसके बाद किसी भी टाइम जजमेंट पास होने से पहले वो पार्डन कर सकती है किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि ऑफेंस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, ताकि उससे ट्रायल में क्या किया जा सके? एविडेंस लिए जा सके। और जो टेंडर ऑफ पार्डन किया जाएगा ना यहाँ पे सेम कंडीशन पर किया जाएगा जो कि हमने पढ़ी सेक्शन 306 में। फॉर एग्जाम्पल
जो आपका कोर्ट ऑफ सेशन होता है वहां पे मामला मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जाता है कमिट होके। कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी मामले का डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती है एक्सेप्ट सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। ये वाला मामला होता क्या है, मजिस्ट्रेट कमिट करता है कोर्ट ऑफ सेशन को मामला। तो जब कोर्ट ऑफ सेशन में मामला जाता है कमिट होके, तो कोर्ट ऑफ सेशन को अगर किसी व्यक्ति को बाय द माफ गवाह बनाना है एविडेंस लेने के पर्पज से, किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि ऑफेंस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, ये चीज सपोज की जा रही है कि वो था, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, तो वो बनाएगी बाय द माफ गवाह सेक्शन 307 के तहत। और जब उसको कमिट किया गया तब से लेके जजमेंट पास करने तक का टाइम है उसके पास, उसी बीच बना सकती है, जजमेंट पास करने के बाद नहीं बना सकती है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 307। सेक्शन 308 ऑफ सीआरपीसी बताता है ये कि जिस व्यक्ति को सेक्शन 306 में या 307 में पार्डन दिया गया था, अकम्पलिस बनाया गया था, अप्रूवर बनाया गया था, या ये कह लो कि वायदा माफ गवाह बनाया गया था, वो व्यक्ति अगर कंडीशंस का पालन ही नहीं किया जिन कंडीशंस पर उसको वायदा माफ गवाह बनाया गया था, तो अब क्या, तो अब उसका भी ट्रायल होगा। सेक्शन 308 में बताया है कि क्या किया जाएगा उसके साथ। तो पहली चीज तो देखो ये ध्यान रखनी है आपने कि ये चीज पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्टिफाई करता है कि ये जो व्यक्ति मजिस्ट्रेट साहब आपने बनाया था अप्रूवर या अकम्पलिस सेक्शन 306 के तहत, या फिर कोर्ट से बोलेगा कि देखो भाई कोर्ट, आपने 307 में इस व्यक्ति को बनाया था वायदा माफ गवाह, तो ये व्यक्ति जो बहुत ही जरूरी चीज है वो छुपा रहा है जानबूझ के, या फिर ये तो फॉल्स एविडेंस दे रहा है। तो ये चीज सर्टिफाई करता है कौन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कि कुल मिला के बात ये है कि जिन शर्तों पे उसको वायदा माफ गवाह बनाया गया था उन शर्तों का वो पालन नहीं किया, तो अब उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाएगा ये बताया गया है। जो वायदा माफ गवाह है उसको ट्राई किया जा सकेगा उस ऑफेंस के लिए जिस ऑफेंस के संबंध में वो बना था वायदा माफ गवाह, और बाकी कोई भी अदर ऑफेंस जो लग रहा है कि सेम मैटर के संबंध में वो उस ऑफेंस का गिल्टी है। और साथ ही अगर वो फॉल्स एविडेंस दिया है तो फॉल्स एविडेंस देने के ऑफेंस के लिए भी उसको ट्राई किया जा सकेगा। बट जो ट्रायल उसका चलेगा वो बाकी जो एक्यूज थे ना ऑफेंस के उनके साथ नहीं चलेगा। सेकेंडली, अगर वो व्यक्ति फॉल्स एविडेंस दिया है तो उसका ट्रायल करने के लिए सेक्शन 195 में जो सैंक्शन लेने के लिए बोला गया है वो वाली सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए सेक्शन 340 जो सीआरपीसी का 195 का प्रोसीजर जो देता है वो, और सेक्शन 195 ये दोनों यहां पर कोई रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि यहां पर जो व्यक्ति फॉल्स एविडेंस दिया है उसके अगेंस्ट इस ऑफेंस का ट्रायल चलाने के लिए जरूरत पड़ती है हाई कोर्ट से सैंक्शन लेने की। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और जिस व्यक्ति को वायदा माफ गवाह बनाया गया उससे जो भी गवाही वगैरह ली गई है, जिसको रिकॉर्ड किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा सेक्शन 164 में, या फिर कोर्ट ने जिसको रिकॉर्ड किया है सेक्शन 306 के सबसेक्शन 4 में, जब उसको एज अ विटनेस प्रोसिक्यूशन के विटनेस के रूप में एग्जामिन किया जा रहा था, तो जो भी मतलब उसने उगला उस चीज को ना उसके अगेंस्ट जो सेक्शन 308 में ट्रायल चलेगा वहां पर एविडेंस में उसके अगेंस्ट वो चीजें यूज की जा सकती हैं। अब यहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सर्टिफाई कर दिया तो हो गया काम, अब उठा लो उसे और कर लो ट्रायल। तो ये चीज तो देखो है, ये चीज होगी, बट ऐसे ट्रायल में कॉडी अल्ट्रम का जो मैक्सिम है, जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, उसका पूरा पालन होगा, क्योंकि एक्यूज को भी राइट दिया जाएगा कि वो क्लेम कर सकता है अगर वो जो कंडीशंस हैं उनका कंप्लाई किया है, जिन कंडीशंस पर उसको वायदा माफ गवाह बनाया गया था, तो वो ये चीज क्लेम कर सकता है कि मैंने किया है उन कंडीशंस को कंप्लाई। तो अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, प्रोसिक्यूशन पे, कि वो प्रूफ करे कि ये नहीं किया है कंप्लाई। और वायदा माफ गवाह के अगेंस्ट जो ट्रायल चल रहा है ना, उस ट्रायल में अगर जो कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ सेशन है, तो तब इससे पहले कि एक्यूज को वो चार्ज पढ़ के सुनाए, एक्सप्लेन करे, क्या करेगी, एक्यूज से पूछेगी कि क्या आप प्लीड करते हो कि आपने कंप्लाई किया था कंडीशंस का जिस पर आपको वायदा माफ गवाह बनाया गया था। वहीं अगर जहां पर ट्रायल चल रहा है वो कोर्ट है मजिस्ट्रेट की कोर्ट, तो तब पीडब्ल्यू के एविडेंस से पहले मजिस्ट्रेट एक्यूज से पूछेगा कि क्या आप प्लीड करते हो कि आपने कंप्लाई किया था
उन कंडीशंस का जिन कंडीशंस पर आपको बाय द माफ गवाह बनाया गया था। तो अगर एक्यूज क्लेम करता है कि हाँ कंप्लाई किया था मैंने कंडीशंस का, तो कोर्ट उसके इस प्ली को रिकॉर्ड करेगी और ट्रायल में प्रोसीड करेगी, और अगर वो पाती है कि कंप्लाई किया था उसने, तो उसको वो एक्विट करेगी, उसके अगेंस्ट वो एक्विटल का जजमेंट देगी, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो यहां पर आपका टेंडर ऑफ पार्डन से रिलेटेड सेक्शन 306, 307, 308 कंप्लीट होता है। जिस व्यक्ति को यहां पर टेंडर किया जा रहा है, पार्डन दिया जा रहा है, उसको हम कहते हैं वाय द माफ गवाह, या फिर अप्रूवर, या फिर अकम्प्लिस। और अकम्प्लिस के संबंध में आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन बी एंड सेक्शन 133 ये दो देखने को मिलेंगे प्रोविजन, जिनसे आपको क्लियर होगा कि जो अकम्प्लिस है उसकी टेस्टिमनी की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है। सेक्शन 309 ऑफ सीआरपीसी इंक्वायरी और ट्रायल में जो प्रोसीडिंग चलती है उसके एडजर्नमेंट एंड उसके पोस्टपोनमेंट की बात करता है, और इस सेक्शन को आप लिंक कर सकते हो ऑर्डर 17 ऑफ सीपीसी से। तो सबसे पहले इस सेक्शन के सबसेक्शन 1 में ये कहा गया है कि हर एक इंक्वायरी जो चल रही है या ट्रायल वगैरह अगर चल रहा है, तो उसमें जो भी प्रोसीडिंग होती है वो डे टू डे, जब तक कि जो सारे के सारे विटनेस आए हुए हैं उनको एग्जामिन नहीं कर लिया जाता, तब तक डे टू डे वो कंटिन्यू रहेगी। बट उस प्रोसीडिंग को किसी और डे के लिए एडजर्न किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ तभी जब कोर्ट पाती है कि ऐसा करने के कुछ जरूरी रीजन है, जिनको वो एडजर्न करने से पहले रिकॉर्ड करेगी, और तब वो एडजर्न करेगी। एडजर्न का मतलब पता क्या होता है? जैसे कि फ्राइडे की तारीख लगी हुई थी और उस तारीख को पहुंच गए सब। अब इससे पहले कि प्रोसीडिंग शुरू हो या फिर जब प्रोसीडिंग शुरू हो गई तब, अगर कोर्ट कहती है कि नहीं आज नहीं करेंगे ये चीज, ये किसी और दिन करेंगे, तो तब हम इस चीज को कहेंगे कि एडजर्नमेंट हुआ है। वहीं जैसे कि मान लो फ्राइडे की तारीख दे रखी है, अब थर्सडे को कोर्ट नोटिस डाल देती है कि ये तारीख फ्राइडे की जगह कर दी है मंडे के लिए पोस्टपोन, तो दिस इज पर्टिकुलरली व्हाट, दिस इज पर्टिकुलरली पोस्टपोन। समझ में आ गई ये चीज? अब आगे एक प्रोवाइजो दे रखा है। प्रोवाइजो में देखो ये चीज कही गई है कि जो रेप वाले ऑफेंसेस होते हैं, जो आईपीसी के जो सेक्शंस लिखे हैं इनमें पनिशेबल हैं, उनकी इंक्वायरी या फिर ट्रायल वगैरह जो भी है, वो जिस तारीख को ऐसे मामले में चार्जशीट फाइल की गई उस तारीख से 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये चीज पूछी जाती है प्रीलिम्स में, और ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए भी 2 महीने का टाइम दिया गया है। आप देखेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 173 में सबसेक्शन 1A दे रखा है, जिसमें कहा है ये कि जब इस तरह के ऑफेंस की एफआईआर मिलती है, रजिस्टर होती है, तो जब एसएचओ साहब को इन्फॉर्मेशन मिली और उन्होंने जैसे कि एफआईआर लॉन्च की, तो तब से 2 महीने के अंदर वो ऐसे मामले की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिए होने चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 महीने का टाइम है, और इधर चार्जशीट फाइल होने से 2 महीने के अंदर होनी चाहिए ऐसे मामलों में इंक्वायरी या ट्रायल वगैरह। तो ये टाइम आपने ध्यान रखना है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के बाद या फिर किसी ट्रायल के शुरू होने के बाद अगर कोर्ट ये पाती है कि कोई इंक्वायरी या ट्रायल जो है उसके कमेंसमेंट को ना पोस्टपोन करना चाहिए या एडजर्न करना चाहिए क्योंकि ये चीज जरूरी है या फिर एडवाइजेबल है, तो तब कोर्ट क्या कर सकती है, टाइम टू टाइम ऐसा करने के जो रीजन है ना उनको रिकॉर्ड करके ये चीज कर सकती है, पोस्टपोनमेंट कर सकती है, एडजर्नमेंट कर सकती है उस इंक्वायरी या ट्रायल को। ऑलराइट, वो भी उन टर्म्स पर जो कि उसको सही लग रहे हैं, उस रीजनेबल टाइम के लिए जो कि उसको सही लग रहा है, और वारंट इशू करके एक्यूज को जुडिशियल कस्टडी में रिमांड कर सकती है। यहाँ पे मैं जुडिशियल कस्टडी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे होगी जुडिशियल कस्टडी, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 डेज में, मतलब कि कहने का ये है कि जब 24 डेज के अंदर कंप्लीट नहीं होती है इन्वेस्टिगेशन, तो तब एक्यूज को ले जाया जाता है मजिस्ट्रेट के पास। तो मजिस्ट्रेट 15 डेज के लिए जब डिटेंशन ऑथोराइज करता है, तो वो 15 डेज में डिटेंशन या तो पुलिस कस्टडी में ऑथोराइज कर सकता है या फिर जुडिशियल कस्टडी में ऑथोराइज कर सकता है, या फिर ऐसा कर सकता है कि कुछ दिन के लिए पीसी में दे दिया, कुछ दिन के लिए जेसी में दे दिया। तो स्टार्टिंग के 15 डेज ये चीज चलती है। उन 15 डेज के बाद जो कस्टडी दी जाती है वो होती है जुडिशियल कस्टडी। तो यहाँ पे जो जुडिशियल कस्टडी है ये
एट अ टाइम 15 डेज से ज्यादा के लिए नहीं होगी। यानी कि मजिस्ट्रेट यहाँ पर एक्यूज को रिमांड नहीं कर सकता है एक ही बार में 15 दिन से ज्यादा के लिए। एक्सप्लेनेशन 1 बताता है कि रिमांड पर दिए जाने के क्या रीजनेबल कॉज हो सकते हैं। ये हो सकता है कि सफिशिएंट एविडेंस मिल गए हैं जिनकी वजह से सस्पिशन हो रहा है कि एक्यूज हो सकता है वो जिसने किया है ऑफेंस कमिट, और ये लाइकलीहुड है कि अगर रिमांड पे दिया जाए तो फर्दर एविडेंस मिल सकते हैं बॉस। ऑलराइट। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि जिन टर्म्स पर एडजर्नमेंट या पोस्टपोनमेंट का ऑर्डर देगी उन टर्म्स में इंक्लूड है क्या चीज, प्रोसिक्यूशन साइड के द्वारा एक्यूज को कॉस्ट दिलवाया जाना। वहीं अगर जो विटनेसेस वगैरह हैं वो आए हुए हैं तो यहां पर जो पोस्टपोनमेंट किया जा रहा है या फिर एडजर्नमेंट किया जा रहा है ये चीज नहीं की जाएगी बिना उन विटनेस को एग्जामिन किए। वो भी कब तक, जब तक कि इस चीज को स्किप करके एडजर्नमेंट या पोस्टपोनमेंट करने के स्पेशल रीजंस ना हो, और उन स्पेशल रीजंस को राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। थर्ड प्रोवाइजो कहता है कि कोई भी एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि एक्यूज पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी जा सके जो सेंटेंस देने के लिए बोला गया ना, प्रपोज की गई है, उस सेंटेंस के अगेंस्ट कॉज शो करने की। फोर्थ प्रोवाइजो में ये कह रहे हैं कि कोई भी एडजर्नमेंट पार्टी मांग रही है ना तो तब नहीं दिया जाएगा। मामले की जो पक्षकार होते हैं वो कोर्ट के समक्ष एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि हमें एडजर्नमेंट ग्रांट कर दो, तो नहीं दिया जाएगा एडजर्नमेंट जब तक कि परिस्थितियां पार्टी के कंट्रोल के बाहर नहीं है। अगर पार्टी के बियॉन्ड कंट्रोल सर्कमस्टांसेस हैं तो तब ऐसी परिस्थितियों में पार्टी की रिक्वेस्ट पर ग्रांट कर सकती है एडजर्नमेंट कोर्ट। ऑलराइट। और ये तथ्य कि जो प्लीडर है वो तो किसी और कोर्ट में लगा हुआ है, तो अभी पार्टी को कौन रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में, तो इसलिए आप एडजर्नमेंट दे दो, तो ये चीज कोई ग्राउंड नहीं हो सकती है एडजर्नमेंट मांगने का। कोर्ट कहेगी भाई इतने केस लेते ही क्यों जब एक तुमसे नहीं संभल रहा, तारीख लग रही है आ नहीं रहे हो आप, तो ये चीज है। क्लोज सी कह रहा है कि अगर विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट है बट पार्टी या उनके रिप्रेजेंटेटिव एब्सेंट है या फिर विटनेस को एग्जामिन करने या क्रॉस करने के लिए प्रिपेयर ही नहीं है, तो जो कोर्ट है वो अपने डिस्क्रिशन के अनुसार ऐसे प्रेजेंट विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है और अप्रोप्रिएट ऑर्डर दे सकती है, जिसमें वो इस तरह का भी ऑर्डर दे सकती है कि अब कोई एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस का नहीं होगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 309 ऑफ सीआरपीसी। इसकी हेडिंग प्रीलिम्स में पूछी जाती है और जो जो चीजें मैंने बोल्ड की हुई हैं वो इससे प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। सेक्शन 310 में जहां पर हुआ है क्राइम उस जगह को या कोई और जगह इंस्पेक्ट करने के लिए अगर रेलेवेंट है तो उस जगह को इंस्पेक्ट करने की जज या फिर मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। ये पावर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं सीआरपीसी के तहत चली इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर, और ये एक्सरसाइज करते हैं इस पावर को या तो सुओ मोटो या फिर पार्टी ने जब एप्लीकेशन लगाया है कि जज साहब आप खुद आकर आप खुद देखो, ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे एविडेंस नहीं कह रहे, आप खुद आओ क्राइम सीन का मुआयना करो, तो जब एप्लीकेशन लगाएगी पार्टी तो तब भी ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये पावर बेसिकली एक्सरसाइज की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ एप्रिसिएटिंग एविडेंस, यानी कि पार्टीज ने जो एविडेंस दिए हैं उनको इवेल्युएट किया जा सके ताकि कि वो रिलायबल हैं, वो क्रेडिबल हैं या वो ऐसे ही हैं। अब जब जज या फिर मजिस्ट्रेट सेक्शन 310 की पावर एक्सरसाइज करते हैं और क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो वो उस जगह का जब मुआयना कर रहे हैं उस दौरान उनको जो भी चीजें ऑब्जर्व होती हैं उसका वो बनाते हैं एक मेमो, और वो मेमो केस के रिकॉर्ड का पार्ट होता है। और अगर प्रोसिक्यूटर, कंप्लेनेंट, एक्यूज या कोई अदर पार्टी केस की मांग रही है कि इस मेमो की हमें भी कॉपी दो, तो उसकी कॉपी ये फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देंगे। तो यही चीज है सेक्शन 310 में। सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसकी हेडिंग प्रीलिम्स में बहुत पूछी जाती है और जो कंटेंट इसका मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो पूछा जाता है। इस सेक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला पार्ट डिस्क्रिशनरी है, दूसरा पार्ट मैंडेटरी है। यानी कि
पहले पार्ट में जो पावर दे रखी है कोर्ट को एक्सरसाइज करने के लिए, वो कोर्ट की मर्जी है कि वो पावर वो एक्सरसाइज करे या ना करे, लेकिन सेकंड पार्ट में जो पावर है वो एक्सरसाइज करनी ही होती है कोर्ट को। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है? पहला पार्ट ये कह रहा है कि सीआरपीसी के तहत इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर कोई भी कोर्ट किसी भी पर्सन को एज अ विटनेस समन करके बुला सकती है, कोर्ट का गवाह बना सकती है। अगर कोई पर्सन समन करके बुलाया नहीं गया है बट वो कोर्ट में मौजूद है तो उसको एग्जामिन कर सकती है। जिसको एग्जामिन किया जा चुका है उसको फिर से बुला के री एग्जामिन कर सकती है। तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, मर्जी है कि कोर्ट ये चीज करे या ना करे, बट ये पावर वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जुडिशियली, ना कि आर्बिट्ररली। इस चीज को आप लिंक कर सकते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 165 से। सेकेंड पार्ट सेक्शन 311 का कहता है ये कि अगर किसी पर्सन के एविडेंस लिए जाना जस्ट डिसीजन देने के लिए एसेंशियल लग रहा है तो तब कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है कि जिस पर्सन के एविडेंस लिए जाना जस्ट डिसीजन के लिए लग रहा है एसेंशियल, उसको बुलाओ भाई, सम्मन करो, एग्जामिन कर लो। इवन अगर उसको पहले एग्जामिन किया जा चुका है तो उसको दोबारा से बुला लो, फिर से एग्जामिन कर लो। तो सेकंड पार्ट सेक्शन 311 का मैंडेटरी नेचर का है। तो जो भी पावर दे रखी है ना यहाँ पे सेक्शन 311 में, पूछा जाता है मेंस में क्वेश्चन इससे कि इस चीज के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो देखो ऑब्जेक्टिव यही है सेक्शन 311 का, ताकि जो कोर्ट है वो डिटरमिन कर सके कि सच्चाई क्या है। जस्ट डिसीजन देना है तो उस चीज के लिए सच्चाई जानना जरूरी है ना, तो इसलिए ही ये पावर यहाँ पर कोर्ट एक्सरसाइज करती है। बट फेयर ट्रायल के नाम पे कि जस्ट डिसीजन होगा, इसलिए ऐसा नहीं कर सकती कोर्ट की बार बार किसी विटनेस को बुलाए ही जा रही है। सेक्शन 311A सीआरपीसी का सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा इंसर्ट किया गया था। अगर पूछे कि इंसर्टिंग ईयर क्या है तो इंसर्टिंग ईयर है 2006, क्योंकि 2005 में जो ये अमेंडमेंट एक्ट आया था ये 2006 से लागू हुआ था, तो 2006 है सेक्शन 311A का इंसर्टिंग ईयर। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है इसको ना आप इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 73 से लिंक कर सकते हो, और ये दोनों ही सेक्शन में जो चीज की जा रही है वो चीज आर्टिकल 20 के क्लोज 3 के तहत जो मिलता है ना सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, उसके अगेंस्ट नहीं है। ऑल राइट, ये चीज कही गई है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओघड़ के केस में। तो सेक्शन 311 है क्या? यहाँ पे जेम फर्स्ट क्लास लिखा है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पे जेम फर्स्ट क्लास को पावर दी गई है कि वो किसी भी पर्सन को, यहां तक कि एक्यूज को भी ऑर्डर दे सकता है कि भाई वो अपने सिग्नेचर का या हैंडराइटिंग का स्पेसिमेन दे, मतलब सैंपल दे कि कैसे सिग्नेचर करता है, कैसी उसकी हैंडराइटिंग है, इस चीज का वो सैंपल दे, क्योंकि ये चीज चाहिए इन्वेस्टिगेशन या सीआरपीसी के तहत चल रही प्रोसीडिंग के पर्पस के लिए। जिस पर्सन को ये ऑर्डर दिया गया है अब उसके ऊपर मैंडेटरी है कि वो इस ऑर्डर का कंप्लाई करे, जिस टाइम के अंदर जिस जगह उसके सिग्नेचर या हैंडराइटिंग का सैंपल मांगा गया है, स्पेसिमेन मांगा गया है, वो दे बोला के। बट ऐसे व्यक्ति से ये चीज मांगने का ऑर्डर तब नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी टाइम ऐसी इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग के संबंध में अरेस्ट ही ना किया गया हो। तो ये हो गया आपका सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 312 कंप्लेनेंट्स एंड विटनेसेस के एक्सपेंसेस के बारे में बात करता है। सिर्फ हेडिंग ध्यान रखनी है, बाकी कंटेंट उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पर यही है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो बना रखे हैं ना रूल्स, उनके अधीन रहते हुए कोई भी क्रिमिनल कोर्ट क्या कर सकती है, कंप्लेनेंट और विटनेस के सीआरपीसी के तहत चली किसी इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग में लगे रीजनेबल खर्चे को वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने का ऑर्डर दे सकती है। तो बस यही चीज है यहाँ पे सेक्शन 312 में। सेक्शन 313 में एक्यूज को एग्जामिन करने की पावर दे रखी है कोर्ट को, और जो होता है ना एक्यूज का एग्जामिनेशन, उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, इसके बारे में कौन सा सेक्शन दे रखा है सीआरपीसी में, हमने ये चीज डिस्कस की है अपने प्रीवियस लेक्चर में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे सेक्शन 313 में कह रहे हैं ये कि
हर एक इंक्वायरी या ट्रायल में, इसलिए ताकि एक्यूज को भी तो मौका दिया जाए कि वो खुद ही एक्सप्लेन कर सके कि परिस्थिति या एविडेंस जो उसके अगेंस्ट दिए गए हैं उनमें उसके अगेंस्ट क्यों प्रतीत हो रही हैं, और इसी मकसद से जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, किसी भी स्टेज पे बिना एक्यूज को वार्निंग दिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है जो क्वेश्चन सही लग रहा है, जरूरी लग रहा है कोर्ट को पूछना। बट एक चीज कोर्ट ने करनी पड़ेगी, क्या चीज, जब पीडब्ल्यू के हो गए एविडेंस, बट इससे पहले कि एक्यूज अपनी डिफेंस में पेश हो, यानी कि कहने का मतलब है कि प्रोसिक्यूशन विटनेस के एग्जामिनेशन के बाद और डिफेंस में एक्यूज के एंटर होने से पहले कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी है कि वो क्वेश्चन पूछेगी उसको जनरली मामले के। बट अगर समन मामला है ना तो उसमें ये चीज वो स्किप कर सकती है, कब, जब एक्यूज को पर्सनली अपीयर होने से छूट दे रखी है कोर्ट ने। ध्यान ये रखना है कि सबसेक्शन 1 में चाहे इधर एग्जामिनेशन हो रहा है या इधर एग्जामिनेशन हो रहा है, क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो ये एग्जामिनेशन एक्यूज का ओथ देकर नहीं कराया जाएगा। और इस एग्जामिनेशन के दौरान अगर किसी क्वेश्चन का उसने आंसर देने से मना कर दिया या गलत आंसर दे दिया तो उस चीज के लिए उसको पनिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्योर कर रहे हैं उसका राइट टू रिमेन साइलेंट। बट अगर उसने आंसर किया है तो उसके उन आंसर को कोर्ट ऐसे इंक्वायरी और ट्रायल में कंसीडर कर सकती है और उसके अगेंस्ट किसी अदर ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल में उसके अगेंस्ट उसको एविडेंस में लिया जा सकता है जो कि उसके आंसर से शो हो रहा है कि उसने वो अदर ऑफेंस कमिट किया है। सबसेक्शन 5 में कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन यहाँ पे 313 में एक्यूज से कोर्ट पूछ रही है तो उन रेलेवेंट क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करने में कोर्ट प्रोसिक्यूटर की एंड डिफेंस काउंसिल की हेल्प ले सकती है। और उनका जैसे कि एक्यूज ने करना है आंसर, तो उनके आंसर में रिटन स्टेटमेंट अगर एक्यूज देना चाह रहा है तो इस चीज को भी कोर्ट परमिट कर सकती है और कोर्ट इस चीज को मान लेगी कि हाँ ठीक है, सेक्शन 313 का कंप्लायंस हो गया है, भले उसने रिटन स्टेटमेंट फाइल किए हैं, कोई नहीं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इट वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी, जिसके बारे में सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 के केस में कहा गया कि ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल ऑडी अल्ट्रम पार्टम, यानी कि दूसरी साइड को भी तो सुन लो भाई, इस चीज को होल्ड करता है, इंश्योर करता है। वहीं सनातन नास्कर वर्सेस वेस्ट बंगाल 2010 के केस में कहा गया कि सेक्शन 313 का ऑब्जेक्टिव है कोर्ट और एक्यूज के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना, ताकि प्रोसिक्यूशन केस की ट्रुथफुलनेस कोर्ट डायरेक्टली वेरीफाई कर सके, डायरेक्टली एक्यूज को कम्युनिकेट करके। तभी तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्यूज से कोर्ट पूछ रही है डायरेक्टली। तो ये हो गया आपका सेक्शन 313 सीआरपीसी का। सेक्शन 314 ओरल आर्ग्यूमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट के मेमोरेंडम के बारे में बात बताता है, यानी कि ये कहता है कि जैसे कि आपको पता ही है जब पीडब्ल्यू एंड डीडब्ल्यू के एविडेंस वगैरह हो जाता है उसके बाद जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ओरल आर्ग्यूमेंट्स करती है पार्टी, और इससे पहले कि पार्टी अपने ओरल आर्ग्यूमेंट को कंक्लूड करे उन ओरल आर्ग्यूमेंट का कंसाइज मेमोरेंडम वो सबमिट करती हैं कोर्ट में, और वो ओरल आर्ग्यूमेंट का जो मेमो है वो केस के रिकॉर्ड का पार्ट बन जाता है। लाइक प्रोसिक्यूशन साइड ने ओरल आर्ग्यूमेंट का मेमो दिया, डिफेंस साइड ने ओरल आर्ग्यूमेंट का मेमोरेंडम दिया, तो अपने अपने ओरल आर्ग्यूमेंट के मेमोरेंडम की कॉपी ये एक दूसरे को साइमल्टेनियसली प्रोवाइड भी करते हैं। इसके अलावा एक और चीज आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगी कि रिटन आर्ग्यूमेंट पार्टी ने सबमिट करना है। इस चीज के लिए कोई भी एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं किया जाएगा जब तक कि इस चीज के लिए एडजर्नमेंट ग्रांट करना कुछ रीजंस की वजह से जरूरी ना हो, और जिन रीजंस की वजह से एडजर्नमेंट ग्रांट करना जरूरी है उन रीजंस को राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा ओरल आर्ग्यूमेंट अगर दिया जाता है और कोर्ट की ये राय है कि ये कंसाइजली नहीं दिया गया है और ये या फिर रेलेवेंट नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग उसको रेगुलेट कर सकती है कोर्ट।
तो ये 4 बातें हैं सेक्शन 314 ऑफ सीआरपीसी में। सेक्शन 306 से लेकर 308 तक के प्रोविजन में हमने टेंडर ऑफ पार्डन के बारे में कुछ बातें डिस्कस की थी, जिसमें से मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि यहाँ पर जिसको बनाया जा रहा है वाइद माफ गवाह, अकम्प्लिस को पार्डन किया जा रहा है, देन वो बन रहा है वाइद माफ गवाह। तो वो वाइद माफ गवाह बन रहा है किसका? प्रोसिक्यूशन साइड का, पीडब्ल्यू बन रहा है वो, प्रोसिक्यूशन विटनेस। बट यहाँ पे एक्यूज को सेक्शन 315 में डीडब्ल्यू बनने का राइट है, डीडब्ल्यू की तरह टेस्टिफाई खुद को कराने का राइट है। यानी कि कोई भी एक्यूज पर्सन किसी क्रिमिनल कोर्ट में डिफेंस के लिए कॉम्पिटेंट विटनेस की तरह खुद को टेस्टिफाई करा सकता है, और वो ओथ पर अपने अगेंस्ट लगे चार्जेस और उसके साथ अगर किसी व्यक्ति को ट्राई किया जा रहा है तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट लगे चार्जेस को डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस दे सकता है। तो यहाँ पे एक्यूज को कुल मिलाकर बात यह है कि राइट है कि वो डीडब्ल्यू का कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। ये हेडिंग पूछी जाती है प्रीलिम्स में सेक्शन 315 की। बट कॉम्पिटेंट विटनेस वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ तभी जब उसने राइटिंग में इस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया है, अदरवाइज उसको एज अ विटनेस नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि वो खुद ही राइटिंग में इस चीज के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर देता है। अब वो एज अ विटनेस खुद को टेस्टिफाई कर रहा है, मीनवाइल वो एविडेंस देने में अगर फेल हो जाता है तो इस चीज के ऊपर ना कोई कमेंट पास नहीं किया जाएगा पार्टीज के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा, और ना ही इस चीज से किसी भी तरह का ऐसा अनुमान प्रिजम्पशन नहीं लगाएगी कोर्ट जो कि एक्यूज के अगेंस्ट हो या फिर सेम ट्रायल में उसके साथ जिसको चार्ज करके ट्राई किया जा रहा है उसके अगेंस्ट हो। ऑलराइट। और कोई भी पर्सन सेक्शन 315 के तहत जैसे कि कॉम्पिटेंट विटनेस डीडब्ल्यू का बनने का राइट दे रखा है एक्यूज को, वही राइट एक्सरसाइज कर सकता है कोई भी पर्सन किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में सेक्शन 398, 107, 108, 109, 110, चैप्टर 9, चैप्टर 10, पार्ट बी सी डी, इनमें से किसी के भी तहत इंस्टीट्यूट हुई प्रोसीडिंग में। वहीं अगर सेक्शन 108, 109 या फिर 110 के तहत चली प्रोसीडिंग में कोई व्यक्ति खुद को विटनेस की तरह टेस्टिफाई करा रहा है और उस दौरान अगर वो एविडेंस देने में फेल हो जाता है तो इस चीज के ऊपर कोई भी पार्टी कोई कमेंट नहीं करेगी, ना ही कोर्ट ऐसा करेगी। और इस वजह से उस व्यक्ति के अगेंस्ट और सेम इंक्वायरी में अगर कोई अदर पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीडिंग की जा रही है तो उसके अगेंस्ट कोई भी प्रिजम्पशन नहीं लगाई जाएगी। लाइक इस तरह की प्रिजम्पशन लगा रहे हैं कि इसने एविडेंस नहीं दिए, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस तरह की, मतलब उसके अगेंस्ट या उसके साथ इंक्वायरी में किसी और पर्सन के अगेंस्ट अगर प्रोसीडिंग हो रही है तो उसके अगेंस्ट भी नहीं। ऑलराइट। तो ये हो गया आपका सेक्शन 315 सीआरपीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। सेक्शन 316 ऑफ सीआरपीसी की हेडिंग भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया है कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा एक्यूज की नॉलेज में कोई मैटर जो है ना उसको डिस्क्लोज करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए या फिर उसको विद होल्ड करके रखने के लिए। तो यहाँ पे देखो पहले कह रहे हैं क्या कि एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 306 एंड 307, यानी कि यहाँ पे इन सेक्शंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे अकम्प्लिस को टेंडर किया जा रहा है पार्डन, क्योंकि उसको बनाया जा रहा है पीडब्ल्यू, वायदा माफ गवाह प्रोसिक्यूशन साइड का। तो क्यों बनाया जा रहा है? इसी शर्त पे बनाया जा रहा है कि भाई बताएगा, बताना पड़ेगा जो भी जानकारी है उसे कि कैसे ऑफेंस कमिट हुआ, कौन कौन ऑफेंस में कौन प्रिंसिपल की तरह एक्ट किया था, कौन अबेटर की तरह एक्ट किया था। तो ये सब बताने के लिए उस पर जोर डाला जा सकता है इन सेक्शंस में। इसलिए कह रहे हैं कि इन सेक्शन में जो बात ली है ना उसको छोड़ दो। उसके अलावा कह रहे हैं कि किसी भी तरीके के प्रॉमिस या धमकी या किसी और तरीके से कोई भी इन्फ्लुएंस एक्यूज के ऊपर यूज नहीं किया जाएगा एक्यूज को इंड्यूस करने के लिए कि कोई भी मैटर जो वो जानता है वो डिस्क्लोज करे या वो विद होल्ड करे। यानी कि इंड्यूस नहीं किया जाएगा कि भाई तू बता, या फिर ये इंड्यूस नहीं किया जाएगा कि तू मत बता। ऑलराइट, अगर वो नहीं बताना चाह रहा है तो वो ना बताए, अगर वो बताना चाह रहा है तो वो बताए। इसका मतलब ये है बताने के लिए उस पर जोर नहीं डाला जाएगा और कोई चीज ना बताने के लिए भी उस पर जोर नहीं डाला जाएगा। तो कुल मिलाकर बात है सेक्शन 316 की ये। और इस सेक्शन को आप सीआरपीसी के सेक्शन 163 से लिंक कर सकते हैं और सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से लिंक कर सकते हैं। तो जल्दी से जाओ अपने अपने पीडीएफ नोट में या फिर अगर बैर एक्ट है तो बैर एक्ट में इन दोनों सेक्शन को सरसरी निगाहों से निकाल दो एक बार।
सेक्शन 317 यानी कि खतरा, एक्यूज को अगर इंक्वायरी या ट्रायल में बुलाएंगे तो खतरा होगा, इससे अच्छा है कि उसे ना ही बुलाएं, बिना उसे बुलाए इंक्वायरी और ट्रायल को प्रोसीड करें। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। यानी कि कुल मिला के बात यहाँ पे कह रखी है, बता ये रखा है कि कब कब इंक्वायरी और ट्रायल में बिना एक्यूज को बुलाए प्रोसीड किया जा सकता है। तो पहली कंडीशन इस चीज के लिए है ये कि वो लीडर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, तभी उसको बोल सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तू मत आ, लीडर तो आ रहा है ना तेरा, काफी है वही। तो है क्या चीज, है ये चीज सेक्शन 317 में कि अगर सीआरपीसी के तहत कोई इंक्वायरी चल रही है या ट्रायल चल रहा है, तो उस इंक्वायरी या ट्रायल की किसी भी स्टेज पर जज या फिर मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई होता है कि रीजन है जिनको वो रिकॉर्ड करेगा। क्या रीजन है? रीजन ये है कि एक्यूज को पर्सनली बुलाने की जरूरत नहीं है कोर्ट के समक्ष, क्योंकि उसको बिना बुलाए ही प्रोसीड करना इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में है। या फिर ये रीजन है कि एक्यूज अगर आएगा तो प्रोसीडिंग तगड़े तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी, दंगे फसाद हो जाएंगे, बदमाश है तगड़ा वाला, तो वो प्रोसीडिंग में डिस्टर्बेंस कर सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी अगर रीजन है, उसको रिकॉर्ड करके जज या मजिस्ट्रेट बिना एक्यूज को बुलाए इंक्वायरी या ट्रायल की जो प्रोसीडिंग है उसमें प्रोसीड कर सकते हैं। वो भी तब जब वो एक्यूज रिप्रेजेंट किया जा रहा हो प्लीडर के थ्रू, यानी कि उसका प्लीडर आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि एक्यूज को छूट दे दिया है कि उसको आने की जरूरत नहीं है, प्लीडर आ रहा है काफी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे इंक्वायरी और ट्रायल में अब एक्यूज को बुला ही नहीं सकते हैं। प्रोसीडिंग की किसी भी सब्सिक्वेंट स्टेज पे जज या मजिस्ट्रेट चाहे तो क्या कर सकते हैं, एक्यूज को बोल सकते हैं कि भाई तू या, बिना तेरे आए काम नहीं चलेगा, पर्सनली तुझे ही आना पड़ेगा अब कोर्ट में। वहीं अगर ऐसे मामले में एक्यूज जो है वो प्लीडर के थ्रू रिप्रेजेंट ही नहीं किया जा रहा है, या फिर जज या मजिस्ट्रेट जो है उनको ये कंसीडर होता है, ये लगता है कि एक्यूज को बुलाना ही जरूरी है, तो तब ये क्या कर सकते हैं, ये अगर इनको सही लगता है तो ये रीजन रिकॉर्ड करके या तो इंक्वायरी और ट्रायल को एडजर्न कर सकते हैं, या फिर ऑर्डर दे सकते हैं कि एक्यूज के ऐसे मामले को अलग से लिया जाए और अलग से ट्राई किया जाए। ऑलराइट, क्वेश्चन आता है कि अगर एक्यूज बहरा है, गूंगा है, तो उसको ट्राई कैसे किया जाएगा? अगर एक्यूज होता है अनसाउंड माइंड का तो तब प्रोसीजर फॉलो होता है चैप्टर 25 ऑफ सीआरपीसी का। लेकिन अगर एक्यूज बहरा है, गूंगा है, या फिर इस वजह से प्रोसीडिंग जो चल रही है उसको समझ नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी लैंग्वेज कुछ और ही है, तो तब सेक्शन 318 ऑफ सीआरपीसी का रोल आता है। तो ऐसे मामले में जो कोर्ट है वो इंक्वायरी और ट्रायल में प्रोसीड तो कर सकती है, बट अगर वो कोर्ट खुद हाई कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट के अलावा अगर कोई और कोर्ट है और वो ऐसी प्रोसीडिंग में ऑर्डर देना चाह रही है कन्विक्शन का, तो फिर ऐसी प्रोसीडिंग को उसको हाई कोर्ट को फॉरवर्ड करना पड़ेगा केस के सर्कमस्टांसेस की रिपोर्ट लगा के, और हाई कोर्ट ऐसे मामले में जो सही लगता है हाई कोर्ट को वैसा ऑर्डर पास करेगी। तो ये हो गया आपका सेक्शन 318। सेक्शन 319 सीआरपीसी का प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि इस सेक्शन के तहत कोर्ट को जो पावर मिली हुई है वो पावर कोर्ट कौन सी स्टेज पर एक्सरसाइज कर सकता है, और ये पावर कोर्ट की 311 वाली पावर से कैसे अलग है। 311 में हमने डिस्कस किया कि कोर्ट को पावर है इंक्वायरी, ट्रायल या सीआरपीसी के तहत चली अदर प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर किसी भी पर्सन को समन करके बुलाने की और कोर्ट के विटनेस की तरह एग्जामिन करने की। अगर किसी को पहले ही एग्जामिन किया जा चुका है तो उसको रिकॉल करने की एंड री एग्जामिन करने की। तो ये पावर दे रखी है 311 में, बट 319 में बिल्कुल ही अलग पावर है। सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी में देखो चीज ये है कि मान लो ए पर्सन जो है उसने एक्स ऑफेंस किया था और इस ऑफेंस के अगेंस्ट चल रही है इंक्वायरी या फिर ट्रायल, और इस इंक्वायरी या ट्रायल में अब ए क्या है, एक्यूज है। तो जब इंक्वायरी या ट्रायल चल रही है एक्स ऑफेंस की एक्यूज के अगेंस्ट, तो उसी दौरान जो एविडेंस दिए गए उन एविडेंस से प्राइमा फेसाई, जब उन एविडेंस को प्राइमा फेसाई देखा गया तो अपीयर होता है कोर्ट को कि एक्यूज के अलावा कोई और पर्सन है, भले ही उसका नाम चार्जशीट में ना हो, कोई और पर्सन है ऐसा
जिसके बारे में कोर्ट को लग रहा है एविडेंस देखने के बाद कि ऑफेंस कमिट किया है ये, और ज़रूरी नहीं है कि वो यही वाला ऑफेंस कमिट किया हो जिसके लिए एक्यूज को ट्राई किया जा रहा है, इंक्वायरी की जा रही है, बट कोई ऑफेंस तो किया है कोई और पर्सन एक्यूज के अलावा, और उसको एक्यूज के साथ ट्राई किया जा सकता है। तो कोर्ट जो ऑफेंस लग रहा है इस व्यक्ति ने कमिट किया है, उस ऑफेंस के लिए इस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट कर सकती है, और वो व्यक्ति अगर कोर्ट में नहीं है मौजूद तो तब उसको वो कोर्ट में बुलवाएगी। बुलवाने के लिए वो यहाँ पे क्या कर सकती है, या तो अरेस्ट करके बुलवा सकती है या फिर समन भेज के। अगर वो व्यक्ति ऐसा है कि आएगा ही नहीं तो उठवा के लिया अरेस्ट करके, अगर वो व्यक्ति इज्जत से आ जाएगा तो समन करके कोर्ट, जो भी मतलब कोर्ट को सही लग रहा है परिस्थितियों को देखते हुए मामले की, उस तरीके से कोर्ट उसको बुलवाएगी। वहीं अगर वो व्यक्ति कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद है, उसको अरेस्ट करके नहीं लाया गया, न समन से बुलाया गया, वो कोर्ट में है, तो जो ऑफेंस लग रहा है कि उसने कमिट किया है उस ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल करने के पर्पज से कोर्ट उसको डिटेन भी कर सकती है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति को अरेस्ट करके या समन करके बुलवाया जा रहा है या डिटेन किया जा रहा है किस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जिसके बारे में प्राइमा फेसाई एविडेंस देखने के बाद कोर्ट को लग रहा है कि इसने ऑफेंस कमिट किया है। ऑलराइट। और जब ऐसे व्यक्ति को कोर्ट करती है प्रोसिक्यूट, ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट जब करती है कोर्ट प्रोसीड, तो ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग है वो शुरू होंगी डिनोवो, शुरू से। और अगर विटनेस एग्जामिन किए जा चुके हैं, सुनवाई हो चुकी है, तो विटनेस को फिर से सुना जाना चाहिए। ऑलराइट। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमने क्लोज ए में पढ़ी, मामले में ऐसे प्रोसीड किया जा सकता है जैसे कि ये पर्सन जिसके अगेंस्ट कोर्ट यहाँ पे प्रोसीड कर रही है, ये पर्सन तब से एक्यूज पर्सन है जब कोर्ट उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ली थी जिसमें वो इंक्वायरी या ट्रायल शुरू की थी। ऑलराइट। तो जब 319 में एक्यूज को समन करके बुला रहे हैं तो उस स्टेज पर ना एविडेंस प्राइमा फेसाई देखे जाता है, ना कि उनको मेरिट्स पर इवेल्युएट किया जाता है, क्योंकि एविडेंस को मेरिट पर इवेल्युएट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के दौरान। ऑलराइट। ये चीज कही गई थी संदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023 के केस में। यशोधन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 के केस में ये कहा गया कि जिस व्यक्ति को 319 में समन करके बुलाया जा रहा है, समन करके बुलाने से पहले, मतलब ये चीज, ये प्रोसेस करने से पहले कि समन इशू करें, इससे पहले ना सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट। बाकी आपने ध्यान रखना है हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 का केस एंड मंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 का केस। इन दोनों ही केस में सेक्शन 319 सीआरपीसी का कोर्ट ने समराइज किया था एंड स्कोप बताया था कि कोर्ट की जो पावर है ना उसका स्कोप क्या है इस सेक्शन में। सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में कंपाउंडेबल ऑफेंस की लिस्ट दे रखी है। पहली लिस्ट आईपीसी के उन ऑफेंस की है जिनको जो एलिजिबल पर्सन यहां पर बताया गया है ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए, वो कंपाउंड कर सकता है बिना कोर्ट की परमिशन के उन ऑफेंस को। तो पहली लिस्ट में बिना कोर्ट की परमिशन के कंपाउंड किए जाने वाले ऑफेंस बताए गए हैं। दूसरी लिस्ट जो दे रखी है वो उन ऑफेंसेस की है जिनको कंपाउंड करने के लिए जो एलिजिबल पर्सन है वो उनको कंपाउंड कर सकता है कोर्ट की परमिशन से, उसको लेनी पड़ेगी कोर्ट की परमिशन। बट एक मजे की बात पता क्या है, चाहे टेबल 1 वाले ऑफेंस हो चाहे टेबल 2 वाले ऑफेंस हो, इन ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए जो एलिजिबल पर्सन है, जो इन ऑफेंस की क्षमा दे सकता है, वो व्यक्ति अगर खुद 18 साल से कम उम्र का है या इडियट है या ल्यूनेटिक है, तो उसके बिहाफ पे जो कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, वो ऑफेंस को यहाँ पे कंपाउंड कर सकता है, बट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पे परमिशन की बात आ गई ना, परमिशन लेनी पड़ेगी फिर ऐसे मामले में। वहीं जो कंपाउंड करने के लिए एलिजिबल पर्सन है वो मर गया, तो तब उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो कि दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में, तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं वो उसके बिहाफ पे कर सकते हैं ऑफेंस को कंपाउंड, बट इसके लिए कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। ऑलराइट। तो भले ही लिस्ट 1 बोल रही है कि कंसेंट की जरूरत नहीं है, कुछ ऑफेंस जो बता रखे हैं उनमें कंपाउंड करने के लिए जो एलिजिबल पर्सन है वो बिना कोर्ट की कंसेंट लिए कर सकता है कंपाउंड,
यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के लिए आप ये मानो कि मेरे ऊपर वॉलंटरली हर्ट कॉज करने का चार्ज लगता है सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी के तहत, कि मैंने वॉलंटरली हर्ट कॉज किया है आशा को। तो वॉलंटरली हर्ट कॉज अगर किया गया है तो ऐसे ऑफेंस को वो कर सकता है कंपाउंड जिसको हर्ट कॉज किया गया, तो मैंने तो आशा को हर्ट कॉज किया है। तो जैसे कि ये वाला ऑफेंस बिना कोर्ट की परमिशन के आशा कर सकती है कंपाउंड, आशा इसकी क्षमा दे सकती है बिना कोर्ट की परमिशन के। लेकिन अगर आशा ही 18 साल से कम उम्र की है या फिर इडियट है या लुनेटिक है तो कैसे करेगी वो? तो इसलिए उसके बिहाफ पे जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो वो उसके बिहाफ पे इस वाले ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है, बट कोर्ट की परमिशन से। वहीं अगर ऐसा होता है कि आशा की डेथ हो गई तो कैसे कंपाउंड किया जाएगा ऑफेंस को? इस तो आशा के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, सेक्शन 2 क्लोज 11 ऑफ सीपीसी में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन दे रखी है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आशा के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं वो वॉलंटरली हर्ट जो मैंने कॉज किया था ना उसको, इस ऑफेंस को कर सकते हैं कंपाउंड, बट लेनी पड़ेगी उनको कोर्ट की कंसेंट। तो ये कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से समझो और दूसरे तरीके से भी समझ लो। दूसरे तरीके से मतलब कि इन मामलों में परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है। और इस तरीके से भी समझ लो कि भले ही वो ऐसा ऑफेंस है जिसको कोर्ट की परमिशन के बिना कंपाउंड किया जा सकता है, लेकिन सिचुएशन अगर ये वाली है जो यहाँ पे हमने डिस्कस की, तो तब कोर्ट की परमिशन की, कोर्ट की कंसेंट की जरूरत पड़ती है। और साथ ही ये चीज भी है कि अगर एक्यूज को ट्रायल के लिए कमिट किया गया है, तो जिस कोर्ट के समक्ष ट्रायल के लिए कमिट किया गया है, बिना उस कोर्ट की अनुमति के उस एक्यूज पर्सन के ऑफेंस को कंपाउंड, उस एक्यूज पर्सन के ऑफेंस को क्षमा नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर ये हुआ है कि एक्यूज कन्विक्ट कर दिया गया था और उस कन्विक्शन के अगेंस्ट उसने अपील कर दिया है, अपील कौन से सेक्शन में होती है कन्विक्शन के अगेंस्ट, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। तो अब वो अपील पेंडिंग में है, उसको फाइनली निपटाया नहीं गया, उसको डिसाइड नहीं किया गया अभी। जिस कोर्ट के समक्ष अपील पेंडिंग में है उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर आपने उस ऑफेंस को कंपाउंड करना है तो अनुमति लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अनुमति लेने वाली बात आ रही है। सबसेक्शन 6 में कोर्ट ऑफ रिवीजन जो एक्सरसाइज करती है पावर अंडर सेक्शन 401 रिवीजन की, हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन, क्या कर सकते हैं? ये भी अलाउ कर सकते हैं सेक्शन 320 के तहत अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए एलिजिबल है तो उस व्यक्ति को वो अलाउ कर सकते हैं ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग ऑफ रिवीजन उस ऑफेंस की क्षमा देने के लिए। तो यहाँ पे देखो सेक्शन 401 सीआरपीसी में आप पढ़ते हो हाई कोर्ट की रिवीजन की पावर दे रखी है। वही सीआरपीसी का सेक्शन 399 ये कहता है कि कोर्ट ऑफ रिवीजन वाली जो पावर है ना हाई कोर्ट को, सेक्शन 401 सीआरपीसी में, वो पावर कोर्ट ऑफ सेशन भी एक्सरसाइज कर सकता है। इसलिए यहाँ पे ये लिख रखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट जब रिवीजन की पावर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं अंडर सेक्शन 401, तो वो भी कंपाउंडेबल ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए जो एलिजिबल पर्सन होता है उसको अलाउ कर सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस ऑफेंस का शमन करना है, मतलब इस ऑफेंस की अगर क्षमा देनी है, इसको कंपाउंड करना है तो कर लो। बाकी आपने जो सेक्शंस मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं बस वही ध्यान रखना है कि ये कंपाउंडेबल नेचर के ऑफेंसेस हैं आईपीसी के इन सेक्शन में। तो एक बार आप इनको अपने बैरेक्ट में टिक कर लेना। बाकी एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि सेक्शन 166A ऑफ आईपीसी के तहत जो ऑफेंस मेंशन है क्या वो कंपाउंडेबल नेचर का है या वो नॉन कंपाउंडेबल है, तो आप ना दिल ठोक के आंसर कर सकते हो कि मैम ये नॉन कंपाउंडेबल है, क्योंकि हम डेडलाइन मानते हैं सेक्शन 298 को, यहीं से कंपाउंडेबल ऑफेंस का सफर शुरू होता है। इसके बाद कंफ्यूजन हो सकती है कि जो सेक्शन आईपीसी के उनमें जो ऑफेंस बताया गया है वो कंपाउंडेबल है या कंपाउंडेबल नहीं है, इसलिए फिर लिस्ट जो यहाँ पर है वो रटनी पड़ती है। लेकिन सेक्शन 298 से पहले के सेक्शन में जो भी ऑफेंस बता रखे हैं उनके लिए आप बिल्कुल क्लियर हैं कि वो कंपाउंडेबल ऑफेंस हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सफर स्टार्ट होता है 298 से शुरू। इसके अलावा आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो भी ऑफेंसेस यहाँ पर बता रखे हैं आईपीसी के कि ये कंपाउंडेबल नेचर के हैं, उन ऑफेंस का अबैटमेंट भी कंपाउंडेबल नेचर का होता है। अगर उन ऑफेंस का अटेम्प्ट एक ऑफेंस है तो वो अटेम्प्ट भी कंपाउंडेबल नेचर का होता है। इवन अगर उन सेक्शंस के साथ रीड विद करके
सेक्शन 34 या फिर 149 कोई एक्यूज लायबल होता है तो वो भी माना जाएगा कि उसका जो ऑफेंस है वो भी कंपाउंडेबल नेचर का है, उसको भी कंपाउंड किया जा सकता है। ऑलराइट, ये आपने ध्यान रखना है कि भले ही सेक्शन में बता दिया कि ये ऑफेंस कंपाउंडेबल नेचर का है, इसको विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट या फिर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कंपाउंड किया जा सकता है, बट अगर उस ऑफेंस का जिस व्यक्ति के अगेंस्ट लगा है चार्ज, तो वो एक्यूज पर्सन अगर प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से ज्यादा पनिशमेंट के लिए लायबल है या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट के लिए लायबल है फॉर सच ऑफेंस ड्यू टू द रीजन कि वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका था, तो तब एक्यूज पर्सन का जो ऑफेंस है भले ही वो कंपाउंडेबल नेचर का है, उसको कंपाउंड नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 8 में देखो ये चीज कही गई है कि जब कंपाउंड कर दिया जाता है, जैसे कि मैंने वॉलंटरली हर्ट कॉज किया था आशा को और फिर आशा ने कंपाउंड कर दिया मेरा ऑफेंस, क्षमा कर दिया मुझे उस ऑफेंस के लिए, तो फिर इस चीज का इफेक्ट क्या होगा? इस चीज का इफेक्ट होगा ये कि मैं बाइज्जत बरी हो गई हूँ। जिस एक्यूज पर्सन के ऑफेंस को कंपाउंड किया जा रहा है, तो फिर कोर्ट जजमेंट देगी उस व्यक्ति को रिलीज करने का किस रूप में? एक्विटल के रूप में। उसका इफेक्ट होगा एक्विटल का और उसके ऊपर सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी के प्रोविजन लगेंगे, यानी कि इस एक्विटल को प्रोटेक्शन मिलेगा अगेंस्ट डबल जियोबाडी। सबसेक्शन 9 बोलता है सीधी सी बात ये कि जो ऑफेंस यहाँ पे बता दिए कि ये कंपाउंडेबल नेचर के हैं, उनके अलावा कोई और ऑफेंस कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि आईपीसी के सेक्शन 320 की जो कंपाउंडेबल ऑफेंस की लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव है। ऑलराइट, और भले ही यहाँ पे ऑफेंस बता दिया गया है कि ये कंपाउंडेबल नेचर का ऑफेंस है, तो एक बार को ना मतलब ये चीज भी देखी जाएगी एक्यूज के उस ऑफेंस को कंपाउंड करते टाइम कि इस चीज का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ऑफेंस को कंपाउंड करने की जो प्ली की गई है उसको रिजेक्ट भी कर सकती है अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार। ये कहा गया था भगयान दास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2019 के केस में। अब क्वेश्चन आता है ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसेक्शन 9 क्या कह रहा है सेक्शन 320 का, कि जो ऑफेंसेस की लिस्ट दे रखी है सेक्शन 320 में, उसके अलावा और कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं होता है। ये हमने पढ़ा ना सबसेक्शन 9 में सेक्शन 320 का, और इस हिसाब से हम कहते हैं कि जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नेचर की है। तो सवाल आता है कि क्या किसी स्पेशल लॉ के तहत कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस क्रिएट किया जा सकता है? तो इस चीज का आंसर इस केस में दिया गया था प्रकाश गुप्ता वर्सेस सेबी 2021 के केस में। कहा यह गया था कि जो ऑफेंस आईपीसी के बाहर के हैं, तो जो स्टैट्यूट उनको ऑफेंस के रूप में क्रिएट किया है, अगर वो एक्सप्रेसली उस ऑफेंस का कंपाउंड किया जाना अलाउ करता है, तो उसको कंपाउंड किया जाना परमिसेबल होगा। क्योंकि सेक्शन 320 सीआरपीसी का तो सिर्फ और सिर्फ उन ऑफेंस के बारे में बोल रहा है जो आईपीसी में पनिशेबल है, कि आईपीसी के जो ऑफेंस की लिस्ट मैंने दे दी यहाँ पे, बस वही ऑफेंस आईपीसी के कंपाउंड किए जा सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं किए जा सकते हैं। बाकी किसी अदर लॉ के तहत अगर कोई ऑफेंस क्रिएट किया गया है और वहां पे बोल दिया कि ये कंपाउंडेबल नेचर का है, तो ये चीज हो सकती है। स्पेशल लॉ के तहत कंपाउंडेबल नेचर का ऑफेंस क्रिएट किया जा सकता है और क्रिएट किया भी गया है। आप पढ़ोगे मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। इस एक्ट के सेक्शन 7 में ट्रिपल तलाक को डिक्लेयर किया गया है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है ट्रिपल तलाक। तो ये एग्जाम्पल आप इस क्वेश्चन में लिख कर आ सकते हो। तो ये हो गया आपका सीआरपीसी का सेक्शन 320। सेक्शन 321 सीआरपीसी प्रोसिक्यूशन के विड्रॉल की बात करता है, यानी कि आप ये मान के चलो कि एक केस में आपको XYZ इन ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। आपको एक केस में XYZ ये ऑफेंस हैं जिनके लिए प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, और उस केस का जो पीपी है या असिस्टेंट पीपी है वो हूं मैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास इस केस का चार्ज है, मैं कोर्ट की कंसेंट लेके जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले किसी भी टाइम या तो आपके इन सभी ऑफेंस के संबंध में प्रोसिक्यूशन को वापस ले सकती हूँ, या फिर इनमें से किसी स्पेसिफिक ऑफेंस के संबंध में आपके अगेंस्ट जो प्रोसिक्यूशन चल रहा है उसको वापस ले सकती हूँ। लाइक
मैं बोल रही हूँ कोर्ट में कि जो एक्स ऑफेंस है ना, इसके लिए इस बंदे को प्रोसिक्यूट ना किया जाए। जो इल्ज़ाम इस ऑफेंस का इस व्यक्ति के अगेंस्ट लगा है, इस चीज़ को हम वापस लेना चाह रहे हैं। तो ऐसा कर सकती हूँ, या फिर ये कर सकती हूँ कि ये सारे ही ऑफेंस का जो प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट किया जा रहा है वो वापस ले सकती हूँ। तो जैसे कि बीइंग पीपी या फिर असिस्टेंट पीपी, मैं प्रोसिक्यूशन वापस ले रही हूँ। तो अगर ये चीज़ मैं कर रही हूँ चार्जेस फ्रेम होने से पहले, आपके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम होने से पहले अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ, तो आपको जब रिलीज किया जाएगा तो माना जाएगा कि आपको जिन ऑफेंस का मैंने प्रोसिक्यूशन वापस लिया है उन ऑफेंस के संबंध में डिस्चार्ज किया गया है। वहीं अगर चार्जेस फ्रेम होने के बाद मैं प्रोसिक्यूशन वापस ले रही हूँ, तो तब माना जाएगा कि उन ऑफेंस के संबंध में जिनके संबंध में मैंने प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट वापस लिया है, आपको कोर्ट ने कर दिया है एक्विट, बाइज्जत बरी। ऑलराइट, और इस एक्विटल के ऊपर प्रोविजन सेक्शन 300 सीआरपीसी के अप्लाई होंगे, यानी कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगा डबल जियोबार्डी के अगेंस्ट। सेम ऑफेंस के संबंध में आपको फिर से ट्राई नहीं किया जा सकेगा, कहने का मतलब है ये। तो यहाँ पे पीपी या असिस्टेंट पीपी क्या कर रहा है, सीधा कोर्ट से कंसेंट ले रहा है प्रोसिक्यूशन वापस लेने की, जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले किसी भी टाइम। वही प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि जिस ऑफेंस का प्रोसिक्यूशन वापस लेना है, अगर वो ऑफेंस किसी ऐसे लॉ के अगेंस्ट था, जो लॉ किसी ऐसे मैटर से संबंधित है जिसके ऊपर यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होती है, या फिर वो ऑफेंस था ऐसा जिसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, या फिर उस ऑफेंस में इन्वॉल्व था सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का मिसएप्रोप्रिएशन या फिर डिस्ट्रक्शन या फिर डैमेज, या फिर वो ऑफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में जो पर्सन था उसके द्वारा कमिट किया गया था जब वो व्यक्ति ऑफिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा था उस दौरान। तो ऐसे ऑफेंस के केस का चार्ज जिस प्रोसिक्यूटर को होता है, अगर वो प्रोसिक्यूटर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया था, तो तब प्रोसिक्यूशन वापसी की कंसेंट लेने के लिए वो प्रोसिक्यूटर कोर्ट में तब तक नहीं जाएगा जब तक कि वो प्रोसिक्यूशन वापसी की सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ना ले लिया हो। अगर मान लो वो कोर्ट गया है प्रोसिक्यूशन वापसी की कोर्ट से कंसेंट लेने, तो कोर्ट उसको कंसेंट देने से पहले डायरेक्ट करेगी कि भाई दिखाओ कि आपको प्रोसिक्यूशन वापस लेने की सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है। तो ये इंश्योर करने की कोर्ट की भी ड्यूटी है। सेक्शन 322 ऑफ सीआरपीसी कहता है ये कि अगर मजिस्ट्रेट के खुद के बस की नहीं है किसी केस को निपटाना, तो वो क्या करेगा फिर। तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं ये कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई मजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस की इंक्वायरी कर रहा है या ट्रायल चला रहा है, और उस दौरान जो एविडेंस वगैरह मिले हैं उनसे अपीयर हो रहा है उसको कि ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मेरे बस की तो है ही नहीं, मतलब कि मेरे को तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इस मामले को ट्राई करने का या ट्रायल के लिए कमिट करने का, या फिर डिस्ट्रिक्ट में किसी और ही मजिस्ट्रेट के द्वारा ये केस ट्राई किया जाना चाहिए या ट्रायल के लिए कमिट किया जाना चाहिए, या फिर ये केस ट्राई किया जाना चाहिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो जिस मजिस्ट्रेट को ये चीज लग रही है ना, वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मामले की जो भी प्रोसीडिंग वो कर रहा था उसको कर देगा स्टे, और केस के नेचर को एक्सप्लेन करती हुई ब्रीफ रिपोर्ट के साथ सबमिट कर देगा या तो सीजीएम को, या फिर अगर सीजीएम ने कोई और मजिस्ट्रेट बताया है जिसको जुरिस्डिक्शन है तो उस मजिस्ट्रेट को। और जिस मजिस्ट्रेट को केस सबमिट किया गया है, अगर वो उस केस के साथ डील करने के लिए एम्पावर्ड है, कर सकता है, तो तब वो या तो खुद ट्राई करेगा उस केस को, जैसे कि सीजीएम को भेजा गया तो सीजीएम खुद ट्राई कर लेगा केस को अगर वो कर सकता है, या फिर वो रेफर कर देगा अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को जिसको जुरिस्डिक्शन है कि भाई ले तू कर ले, या फिर सीजीएम के पास भेजा गया उसको लग रहा है बे ये तो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राई किया जाना चाहिए, तो एक्यूज को ट्रायल के लिए वो कमिट कर देगा कहाँ पे, कोर्ट ऑफ सेशन में। तो कुल मिला के बात यह है कि जिस मजिस्ट्रेट को केस सबमिट किया गया है, अगर वो उस केस के साथ डील करने के लिए एम्पावर है तो वो या तो खुद ट्राई कर सकता है या फिर ट्रायल के लिए अपने किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को जिसके पास जुरिस्डिक्शन है मामले का रेफर कर सकता है केस, या फिर ट्रायल के लिए एक्यूज को कमिट कर सकता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 322 ऑफ सीआरपीसी।
सेक्शन 323 सीआरपीसी का इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन में देखो कहा यह गया है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस की इंक्वायरी कर रहा है या ट्रायल कर रहा है और उस केस में जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उन प्रोसीडिंग के दौरान जजमेंट साइन करने से पहले किसी भी स्टेज पर अगर उस मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये केस तो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राई किया जाना चाहिए, जो मेरा बड़ा भाई है ना कोर्ट ऑफ सेशन, वो ट्राई करनी चाहिए इस केस को, तो वो केस को कमिट कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन को अंडर सेक्शन 323 ऑफ सीआरपीसी। और जब कमिट किया जाता है कोर्ट ऑफ सेशन को मामला, तो जो भी प्रोविजन अप्लाई हो सकते हैं वो प्रोविजन अप्लाई होंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना सेक्शन 208 में कि क्या क्या चीजें भेजी जाएंगी, वो चीजें भेजी जाएंगी। 209 में जो प्रोसीजर दिया गया है वो भी आप देख सकते हो। और चैप्टर 18 जो है सीआरपीसी का वो अप्लाई होगा जब कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करेगी, तो प्रोविजन वही लगेंगे चैप्टर 18 के। ओके, तो यहां से आप रिलेट कर सकते हो सीआरपीसी का सेक्शन 193, 209, 208। और एक और चीज आप रिलेट कर सकते हो कि 193 में हमने पढ़ा था कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती है किसी भी ऑफेंस का। कोई भी ऑफेंस तब वो ट्राई करती है जब कमिट करके मजिस्ट्रेट भेजता है उसको कि लो बड़े भैया ट्राई कर लो। बट इस चीज का एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है सेक्शन 199 के सबसेक्शन 2 में। तो ये बात मैंने 50 बार बता दी है। तो जितने भी सेक्शंस यहाँ पे हाईलाइट किए जाते हैं ना कि रिलेट कर लो, तुरंत जाके डायरेक्ट में अगर नोट्स हैं आपके पास तो नोट्स में उन सेक्शंस को देख लिया करो वीडियो को पॉज करके। सेक्शन 324 सीआरपीसी का ये कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट की अदालत में कोई ऐसा केस पेंडिंग है जिसमें जो एक्यूज पर्सन है वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है कॉइन और स्टैंप लॉ के अगेंस्ट जो ऑफेंस बता रखे है ना चैप्टर 12 ऑफ आईपीसी में सेक्शन 230 से लेकर 263 ए तक के प्रोविजन में, उन ऑफेंस के लिए प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है। या फिर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो ऑफेंस बता रखे हैं चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी में सेक्शन 378 से लेकर 462 तक, तो ऐसे ऑफेंस के लिए प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है। और कन्विक्ट हो चुका है कितने इम्प्रिजमेंट के लिए? उतने इम्प्रिजमेंट के लिए जो या तो 3 साल का है या 3 साल से ज्यादा है। तो तब वो मजिस्ट्रेट जो केस से डील कर रहा है वो बाउंड है कि वो मामला कमिट कर दे सीजीएम को या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को। लेकिन अगर उस केस को ट्राई करने के लिए मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है और मजिस्ट्रेट का ओपिनियन है कि वो खुद ऐसे मामले में अगर एक्यूज को कन्विक्ट करता है तो एडिक्वेट सेंटेंस पास कर पाएगा, तो तब वो ये चीज उसको करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज उसको करना पड़ेगा कमिट ऐसे मामलों में केस किसको? सीजीएम को या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को। तो ये हो गया आपका सेक्शन 324। सेक्शन 325 कहता है ये कि अगर मजिस्ट्रेट सफिशिएंटली सिवियर सेंटेंस नहीं पास कर सकता है उस मामले में जिस मामले में वो डील कर रहा है, तो फिर क्या होगा? तो कह रहे हैं ये कि अगर मजिस्ट्रेट दोनों पार्टी के एविडेंस ले लिया है, सुनवाई हो गई उस पे, और उसका ओपिनियन है कि एक्यूज गिल्टी है, बट जो पनिशमेंट में दे सकता हूं उससे डिफरेंट पनिशमेंट के लिए वो लायबल है, या फिर जितनी सेंटेंस में पास कर सकता हूं उससे ज्यादा सिवियर पनिशमेंट वो डिजर्व करता है, या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास मामले से डील कर रहा है और उसकी ये राय है कि जो एक्यूज है उससे उसको एग्जीक्यूट कराना है 106 में बॉन्ड। और 106 में बॉन्ड कौन एग्जीक्यूट करा सकता है शांति बनाए रखने के लिए कन्विक्शन देते टाइम? या तो कोर्ट ऑफ सेशन या फिर जेएम फर्स्ट क्लास की कोर्ट। जेएम सेकंड क्लास थोड़ी दे सकता है बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर यहाँ पे। तो इसलिए अगर जेएम सेकंड क्लास की ओपिनियन है कि एक्यूज से 106 वाला बॉन्ड शांति बनाए रखने के लिए एग्जीक्यूट कराना चाहिए, तो इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन अगर होती है तो जो मजिस्ट्रेट है बेचारा इनकॉम्पिटेंट सा हो रहा ना वो, तो वो अपनी ओपिनियन को रिकॉर्ड कर सकेगा और प्रोसीडिंग को सबमिट करेगा उस सीजीएम के पास जिसके वो सबऑर्डिनेट है, साथ साथ में एक्यूज को भी वहां पे फॉरवर्ड करेगा। वहीं अगर मामले में एक्यूज ज्यादा है जिनको ट्राई किया जा रहा है एक साथ और मजिस्ट्रेट कंसिडर करता है कि सबसेक्शन 1 में प्रोसीड करना है जरूरी, ये उसकी राय है, तो वो सारे के सारे एक्यूज जो उसकी ओपिनियन में गिल्टी हैं फॉरवर्ड करेगा सीजीएम के पास। ऑलराइट, तो अब सीजीएम क्या करेगा? सीजीएम को जैसे कि मैटर रेफर किया गया है तो सीजीएम
जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको एग्जामिन कर सकेगा, जिन विटनेस को ऑलरेडी टेस्टिफाई किया जा चुका है उन विटनेस को या उस विटनेस को रिकॉल कर सकेगा, फिर एग्जामिन कर सकेगा, और अगर जरूरी लगता है तो वो एडिशनल एविडेंस भी मंगवा सकेगा। देन एंड जो अप्रोप्रिएट उसको लगता है और जो लॉफुल हो वैसा जजमेंट, सेंटेंस या ऑर्डर वो दे सकेगा। सेक्शन 326 में जो बात है उसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा ये चीज कि कब ये माना जाएगा कि किसी जज या मजिस्ट्रेट को किसी मामले का जुरिस्डिक्शन नहीं रहा है। मतलब पहले तो था बट अब सीज कर गई ये चीज। तो कह रहे हैं कि जब सीआरपीसी के प्रोविजन के तहत कोई मामला किसी जज से दूसरे जज को या फिर किसी मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर किया जाता है तो ये माना जाता है कि जिस जज या मजिस्ट्रेट से ट्रांसफर हुआ है, जिसको हम कहेंगे प्रीडिसेसर जज या फिर मजिस्ट्रेट, उसको अब उस मामले का जुरिस्डिक्शन नहीं रहा है। जिस जज या फिर मजिस्ट्रेट को हुआ है ट्रांसफर, जिसको हम कहेंगे सक्सीडिंग जज या मजिस्ट्रेट, अब उसको हो गया है उस मामले का जुरिस्डिक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि है क्या इस सेक्शन में। कह रहे हैं कि जब किसी इंक्वायरी या ट्रायल में कोई जज या मजिस्ट्रेट या तो सारे के सारे एविडेंस ले लिया था, उन पर सुनवाई कर लिया था, उनको रिकॉर्ड कर लिया था, या फिर एविडेंस का कोई पार्ट पे उसने सुनवाई कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, और अब उस जज या मजिस्ट्रेट को जुरिस्डिक्शन ही नहीं रहा उस मामले को डील करने का, क्योंकि जुरिस्डिक्शन अब सक्सीडिंग जज या मजिस्ट्रेट पर चला गया। कैसे चला गया वो मैंने सबसेक्शन 2 में डिस्कस कर लिया है। तो जो सक्सीडिंग जज है या फिर जो सक्सीडिंग मजिस्ट्रेट है, क्या वो अपने प्रीडिसेसर के द्वारा रिकॉर्ड किए गए एविडेंस पर रिलाई कर सकता है, या फिर ऐसी चीज है कि आधे उसके प्रीडिसेसर ने रिकॉर्ड किए, आधे उसने किए, और इस तरह से रिकॉर्ड किए गए एविडेंस पे क्या वो रिलाई कर सकता है, देन कन्विक्शन का ऑर्डर दे सकता है। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि हाँ, रिलाई कर सकता है उन एविडेंस पे जो कि ऑलरेडी उसके प्रीडिसेसर जज या मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, या फिर पार्टली उसके प्रीडिसेसर ने रिकॉर्ड किए थे और पार्टली उसने खुद रिकॉर्ड किए थे, और इस तरह से एविडेंस पे रिलाई करके ना वो ऑर्डर दे सकता है कन्विक्शन का भी। तो यही चीज है इस सेक्शन में। प्रोवाइजो में कह रहे हैं कि अगर जो सक्सीडिंग जज या मजिस्ट्रेट है उसका ओपिनियन ये है कि फर्दर एग्जामिनेशन किसी ऐसे विटनेस का इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए जरूरी है जिसके ऑलरेडी एविडेंस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, तो ऐसे विटनेस को वो रीसमन कर सकता है, मतलब दोबारा से बुलवा सकता है। और जैसे ही ऐसे विटनेस का वो एग्जामिनेशन ले लेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करवा लेगा, री एग्जामिनेशन करवा लेगा, तो ये चीज जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उस विटनेस को वो उसकी ऑब्लिगेशन से कर देगा फिर डिस्चार्ज। सबसेक्शन 3 में क्या रखा है कि सेक्शन 326 जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये समरी ट्रायल के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये उन केस पर अप्लाई नहीं होता है जिन केस में प्रोसीडिंग सेक्शन 322 में स्टे की गई है, ना ही ये उन केस के ऊपर अप्लाई होता है जिन केस में प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 325 सुपीरियर मजिस्ट्रेट को सबमिट की गई है। तो यहां पर आपका सेक्शन 326 होता है कंप्लीट। इसको आप रिलेट कर सकते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 35 से। सेक्शन 327 सीआरपीसी का कहता है कि जो क्रिमिनल कोर्ट होती है ना वो ओपन होती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहां पर क्रिमिनल कोर्ट कंडक्ट कर रही है इंक्वायरी या ट्रायल किसी ऑफेंस की, तो माना जाता है कि भाई ये है ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट इन द सेंस कि यहाँ पे जनरल पब्लिक को मौजूद रहने के लिए अलाउ किया जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं, आपने देखना है देख लो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी तब जब ये चीज कन्वीनियंटली हो पा रही हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, सारे के सारे जाके घुस गए वहां, इस तरीके से जाके घुस गए कि हवा ही ना घुस पाए, तो ऐसा भी नहीं होना है। बट चीज जो है वो ये है कि जो कोर्ट होती है वो ओपन होती है जनरल पब्लिक के एक्सेस के लिए, जब तक कि ये चीज कन्वीनियंटली हो पा रही है। बट जो प्रिसाइडिंग जज या मजिस्ट्रेट किसी मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं या ट्रायल कर रहे हैं, तो वो उस इंक्वायरी या ट्रायल के किसी भी स्टेज पर अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं कि इस दौरान जब मैं मतलब ये प्रोसीडिंग कर रहा हूं ना, जनरल पब्लिक को एक्सेस नहीं दिया जाएगा, या किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को यहाँ पर
रहने नहीं दिया जाएगा कोर्ट में। ऑलराइट, बाकी सबसेक्शन 2 बाय द सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2013 इंसर्ट किया गया था, जो कि ये कहता है कि अगर ये रेप वाले जो ऑफेंसेस होता है ना, इनमें चल रही है इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा है इनका, तो ये होगा इन कैमरा। इन कैमरा मतलब जहां पे जनरल पब्लिक को एक्सेस नहीं दिया जाएगा, जो कहने का मतलब है कि बंद कमरे में होगी। ऑलराइट, अब यहां से रिलेट करके आप मुझे बताओ आईपीसी का वो सेक्शन जहां पर जो रेप की विक्टिम होती है ना, उसके नाम को रिवील करने पे आपको पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है, पनिशमेंट भुगतनी पड़ सकती है। तो ये चीज तो आपको क्लियर है कि ये रेप वाले जो सेक्शंस बता रखे हैं आईपीसी के, इनके ऑफेंस के संबंध में जब इंक्वायरी चलती है, ट्रायल चलती है, तो वो इन कैमरा होती है, मतलब बंद कमरे में होती है। बट प्रोवाइजो कह रहा है कि जो प्रिसाइडिंग जज है, अगर उसको सही लग रहा है तो वो क्या कर सकता है, दोनों में से किसी भी पार्टी के द्वारा अगर एप्लीकेशन की जाती है तो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोर्ट रूम में या कोर्ट के द्वारा जो भी बिल्डिंग यूज की जा रही है फॉर द पर्पज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसीडिंग, इंक्वायरी और ट्रायल, वहां पर एक्सेस अलाउ कर सकता है, या फिर अलाउ कर सकता है ठीक है आप रहना चाहते हो यहाँ पे अभी तो रुक सकते हो। प्रोवाइजो 2 कहता है कि जो इन कैमरा ट्रायल होता है ना, बंद कमरे में जो ट्रायल होता है, जितना पॉसिबल हो सकता है वो कंडक्ट किया जाना चाहिए वुमन जज या वुमन मजिस्ट्रेट के द्वारा। बाकी जो पावर दी गई है ना कोर्ट को इन कैमरा ट्रायल की, वो कई जगह दी गई है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं इंडियन डिवोर्स एक्ट सेक्शन 53, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन 14, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 22 सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 3 में देखो ये कहा गया है कि जो प्रोसीडिंग होती है ना इन कैमरा प्रोसीडिंग, जैसे कि रेप वाले केसेस में बोल रहे हैं कि बंद कमरे में की जाएगी प्रोसीडिंग, इंक्वायरी और ट्रायल जो भी है, तो उस प्रोसीडिंग से रिलेटेड कोई भी मैटर प्रिंट करना या पब्लिश करना बिना कोर्ट की प्रीवियस परमिशन के लॉफुल नहीं होगा। कोई भी पर्सन ये चीज नहीं कर सकता है बिना कोर्ट की प्रीवियस परमिशन लिए। बट ये जो बैन लगाया गया है ना, ये रेप वाले ऑफेंसेस में तब हटाया जा सकता है, मतलब कि जो प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में उसको प्रिंट नहीं करना है या उसको पब्लिश नहीं करना है, तो ये जो बैन है ये रेप वाले केसेस में ना तब हटाया जा सकता है जब ये चीज की जा रही हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जो पार्टीज हैं उनका एड्रेस, उनका नेम कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, वो चीज रिवील नहीं होगी। तो यहां पर चैप्टर 24 का लास्ट सेक्शन 327 भी होता है कंप्लीट। कहीं पर भी कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है स्टडी गो विद जीनत के नाम से, उसको जरूर फॉलो करना। वहां पे मैं लॉ से रिलेटेड काफी सारे मीम वगैरह शेयर करती रहती हूँ। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं लॉ से रिलेटेड, जुडिशरी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट लेने के लिए और जुडिशरी के मटीरियल से रिलेटेड अपडेट के लिए। काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके पीडीएफ नोट अवेलेबल है, उनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप वो परचेज करना चाहते हैं या उनके बारे में डिटेल लेना चाहते हैं तो या तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर, या फिर आप मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मेरा टेलीग्राम चैनल, सब चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। सीआरपीसी के सारे वीडियोस चाहिए तो वो भी आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं सीआरपीसी के अगले वीडियो लेक्चर में।